गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ अवर सोशल साइंस क्लास फॉर क्लास 9। सो अब हम हमारी बुक हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 3 है ये, ठीक है, जिसमें हम द इफ़ेक्ट ऑफ वॉर से डिस्कस करेंगे। सो द वॉर हैड डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। तो अगर चाहे हम साइकोलॉजिकली यानी मेंटली देखें कि जो ह्यूमन के माइंड थे, या फाइनेंशियली या मनी से देखें, दोनों ही तरीके से सारे कॉन्टिनेंट्स का पर चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, दोनों पे का ही इम्पैक्ट बहुत ख़राब आया था। मतलब दोनों ही कॉन्टिनेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, वर्ल्ड वॉर 1 से भी और वर्ल्ड वॉर 2 से भी। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि एंटायर कॉन्टिनेंट, क्योंकि पूरे के कॉन्टिनेंट पे जितने भी कंट्रीज़ होते थे और जो वहाँ पे उनकी जो कॉलोनीज़ होती थी, लाइक ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी इंडिया में, तो जहाँ भी उनकी कॉलोनीज़ होती थी वो वहाँ के जो पीपल होते थे वो भी उन्हें सपोर्ट करते थे। लाइक ब्रिटिश की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इंडिया से ही लेबर लेता था, मतलब जो लोग होते थे यहीं से ले जाता था, और प्लस में जो भी उन्हें ग्रेन्स वेपन्स चाहिए थे वो भी वो यहीं से लेते थे। From a continent of creditors, Europe turned into one of debaters. So फिर क्या होता था, एक जना क्रेडिटर्स यानी लेनदार और दूसरा डिबेटर यानी उसको देने वाला होता था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि जो कॉन्टिनेंट से कंट्री के ज़्यादा था, यूरोप कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज़ थे, फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेबिटर्स। तो पूरे कॉन्टिनेंट से ज़्यादातर सारे कंट्रीज से, जो वर्ल्ड के बाकी कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ हैं, यूरोप ने सबसे ले लिया था मनी और वेपन्स और हेल्प। तो इसलिए अब वो एक डेबिटर बन गया था, मतलब उसको सबको पे बैक करना था, वापस से देना था, ठीक है। तो क्या हुआ था, हमें समझ आया कि वर्ल्ड वॉर 1 से और वर्ल्ड वॉर 2 से लोगों के जो माइंड थे उन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे, और मनी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, रिसोर्सेज इफेक्ट हो गए थे, लाइक ग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, फैमाइन की कंडीशंस थी। और क्या हुआ था कि जो यूरोप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंट था, जो वहाँ के सारे कंट्री थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनने पूरे वर्ल्ड से, हम कह सकते हैं सारे कॉन्टिनेंट से क्रेडिट ले लिए थे, हेल्प ले ली थी, पैसे हों चाहे वो वेपन्स हों या ग्रेन हो, और अब उन्हें वो वापस करना था। तो जो यूरोप था वो सबसे बड़ा डिबेटर बन गया था। डिबेटर बोलते हैं जो पे बैक करता है उसको देता। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वैमिनर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर इट सिंस एंड ऑफ द ओल्ड एम्पायर। लेकिन अचानक से ही एक नई चीज़ जो देखने के लिए मिली वो थी, इन्फेंट वैमिनर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर, कि उन लोगों को जो पुराने एम्पायर में जो सब कुछ हुआ था उसके चक्कर में जो उनसे गलतियां हुई थी उसके लिए ये उन्हें अब सब पे करना पड़ रहा था। The Republic carried the burden of war, guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation। मतलब कि अब जो वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी वो मोनार्ची थी, ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई उसको जो पहले लोगों ने गलती कर दी डिक्टेटरशिप और मोनार्ची में, उसका पे करना पड़ा, यानी कि उन चीज़ों के लिए भरपाई करनी पड़ी थी, ठीक है। तो सारा गिल्ट मतलब गलती का सारा भरपाई हर्जाना किसको भरना पड़ा? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। The Republic carried the burden of war, guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation। मतलब कि उनको सारा compensation देना पड़ा। Those who supported the Weimar Republic, और जिनने वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करा था, मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स, became easy target of attack in the conservative nationalist circle. They were mockingly called the November criminals. This mindset had a major impact on the political development of the early 1930s as well as we will soon see। So क्या हुआ था कि जितने भी लोग वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कैथोलिक हो या डेमोक्रेट्स हो, वो बाद में बहुत किस चीज़ का शिकार हो गए, किस चीज़ का? कॉन्जर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल, मतलब जो कॉन्जर्वेटिव वहाँ की गवर्नमेंट को कंजर्व करना चाहते थे, कौन सी? मोनार्ची या डिक्टेटरशिप को। तो उनके लिए वो एक अच्छा खासा टारगेट बन गए थे। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड, मॉकिंगली मतलब हंसी उड़ाते हुए, मजाक में उन्हें क्या कहा जाता था? नवंबर क्रिमिनल। क्रिमिनल क्यों? क्योंकि करा किसी ने और भरपाई किसी को करनी पड़ गई, यानी जो पहले की गवर्नमेंट थी, एम्पायर थे, उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर दी, और कंपनसेशन कौन पे करता था? वेमिनर रिपब्लिक।
दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और इस तरीके के माइंडसेट से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि ऐसा मान लिया गया था सब कुछ, तो 1930 के डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट आया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एंड पोलाइटी। सो क्या होता है कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मतलब, जब भी हम यूरोप की, अगर हम कभी भी वहाँ की स्टडी करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की या कंट्री की, तो आप वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी आज तक का डेवलपमेंट है, जैसे हमारे यहाँ जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ब्रिटिश कॉलोनीज़ के बारे में ज़्यादातर सुनते हैं इसी तरीके से, क्योंकि उन लोगों का पूरा जो डेवलपमेंट है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट हुआ था, इसलिए हम उनका कभी भी पॉलिटिकल या हिस्ट्री पढ़ें पर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। और क्या हुए थे, जो नॉर्मल सिविलियन होते थे, लोग होते थे, वो सोल्जर्स में चेंज कर दिए गए थे। उन्हें वॉर में इतने ज़्यादा लोग चाहिए होते थे कि जो नॉर्मल लोग थे वो किस में चेंज हो गए, सिविलियन में। और क्योंकि उनसे सारी पावर छीन ली गई थी वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटीज़ ऑफ वर्साइल्स में, जिसमें ये था कि वो सारा डीमिलिटराइज कर देंगे, अपनी मिलिट्री को ख़त्म कर देंगे। तो अब जो सोल्जर्स थे उनको सिविलियंस चेंज हो गए थे, मतलब वो अब केवल कॉमन पीपल बन गए थे। अदरवाइज पहले क्या होता था, डिक्टेटरशिप होती थी और सारी पावर सोल्जर्स के पास ही होती थी। जो पॉलिटी में, मिलिट्री में सबसे ज़्यादा पावर में होता था वो ही डिक्टेटरशिप का मिनिस्टर बनता था और उसके पास पूरी कंट्री की पावर होती थी। बट अब क्या हुआ था, क्योंकि एज अ कंपनसेशन सारी सोल्जर्स जो थे, जितनी भी मिलिट्री थी, उसको डीमिलिटराइज कर दिया था, यानी नॉर्मल सिविलियंस बन गए थे। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर अ मैन नॉट टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। तो जितने भी पॉलिटिशियंस होते थे या पब्लिकिस्ट होते थे, यानी पब्लिक जो होते थे, हैड ग्रेट स्ट्रेस, उनका किस चीज़ पे ज़्यादातर ध्यान गया था कि उन्हें क्या किया कि किस चीज़ पे अब उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन नीड फॉर मैन टू बी अग्रेसिव, कि जो मैन है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कई बार, एंड स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन, मतलब वहाँ के जो आदमी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एकदम दिखाना चाहिए कि दे आर मैन। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, द ट्रुथ हाउएवर वॉज द सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस। क्यों? क्योंकि अब सोल्जर्स की जो पावर्स थी उनको डीमिलिटराइज कर दिया था, सिविलियंस बन गए थे। नॉर्मल जो पीपल होते हैं उनको बोलते हैं सिविलियन सिटीजन्स को, जैसे हम हैं, हमारे तो हम इंडिया के सिविलियंस, वो एक नॉर्मल सिविलियन बन गए थे। तो उनमें इतना ज़्यादा अंदर से गुस्सा था कि उन्हें क्या लगता था, और पॉलिटिशियंस ने भी उनको इतना ज़्यादा, कहते हैं ना, उत्साह दिया था कि उनको कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो सोल्जर्स के मैन हैं, सोल्जर्स थे पहले, इसलिए उन्हें अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन, यानी इतना दूर से देख के ही उन्हें कोई समझ जाए, इतना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। द ट्रूथ हाउएवर दैट वॉज सोल्जर्स लिव मिजरेबल लाइफ्स इन दीज ट्रेंचेस, मतलब अब कॉमन पीपल बन के जब वो सबके बीच में रहते थे तो उन्हें बहुत मिजरेबल, मतलब जो एक सोल्जर की लाइफ जो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब सिविलियन की लाइफ जीनी पड़ रही थी, मतलब कॉमन पीपल। ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉरेप्स, मतलब कि जैसे कि रैट रहता है ना कि बस उसको जितना फूड, एक अगर चूहा पिंजरे में होता है तो कहते हैं उसको जितना फूड डाल दें बस उतना ही उसे होता है ना। ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉरेप्स, ट्रैप्ड यानी पकड़ना, चूहा या और कॉरेप्स यानी क्या करते हैं, चूहा पकड़ने के लिए ज़्यादातर जो पिंजरा होता है उसमें एक बाइट लगा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है वो लालच में आ जाता है और उस पिंजरे में अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से इन लोगों को भी अब क्या हुआ था कि ये जो कंट्री का था, मतलब ये कंट्री जो थी एक तरीके से इनके लिए पिंजरा जैसी उस समय इन्हें लग रही थी। The truth, however, was that soldiers lived miserable lives in these trenches, trapped with rats feeding on corpses. They faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduced rapidly. So इसमें हमें समझना है कि सोल्जर्स जो है जिस तरीके से फिर वो एक जो रैट होता है जो जैसे पिंजरे में चूहे को कैद कर लिया जाता है, सेम उसी तरीके से सोल्जर्स को जो अभी वो सिविलियंस की लाइफ जी रहे थे उसमें बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा था कि वो एक पिंजरे में हैं और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे। और क्या हो रहा था कि दे फेस्ड
पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस। और इससे क्या होता है कि जो उनको पॉइजनस गैसेस का मतलब जो पॉल्यूशन होता था उसका वो फेस करना पड़ रहा था। एनिमीज़ यानी जो लोग उनके अगेंस्ट होते थे उनके कमिटमेंट्स को फेस करना पड़ रहा था। एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली, और ये देखना पड़ रहा था कि किस तरीके से जो उनका ग्रेस है, जो उनका रैंक है, मतलब कि वो पहले सोल्जर्स होते थे, कितनी रिस्पेक्ट होती थी, वो चीज़ कम होती जा रही थी। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorships that had recently come into being. Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilities of interwar Europe. तो क्या होता था, अब इसमें क्या बोलने की कोशिश की गई है, यहाँ पे कहा गया है कि वॉर जब हुआ था तो बहुत ज़्यादा लोग जो थे अग्रेसिव हो गए थे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की उस समय प्रॉब्लम हो गई थी, चाहे वो फूड था, चाहे वो रिसोर्सेज थे, या कुछ भी चीज़ थी, पर उनकी प्रॉब्लम्स हो गई थी। क्योंकि फूड ग्रेन भी ज़्यादा चाहिए होता था लोगों को एनर्जी देने के लिए, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से लड़ सकें, ठीक है। वेपन्स भी चाहिए होते थे, और उनको जो एक्स्ट्रा आइटम्स होते थे लाइक ड्रेसेस, या फिर हम कह सकते हैं साथ में बारूद वगैरह चाहिए होती थी लड़ने के लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ था कि कंट्री में हम कह सकते हैं ड्रॉट फैमाइन जैसी कंडीशंस हो जाती थी, और उन चीज़ों से लोग इतना परेशान हो गए थे कि वो बहुत अग्रेसिव वॉर कंडीशन हो गई थी, मतलब लोग भी बहुत थक गए थे वॉर से। सो अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। तो इसलिए वॉर जो था, मतलब कह सकते हैं सेंट्रल स्टेज बन गया था। ऐसे में मतलब जिसको देखो पब्लिक में एक ही चीज़ की चर्चा होती थी, वो क्या थी? वॉर। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कॉन्जर्वेटिव डिक्टेटरशिप, और जो कॉन्जर्वेटिव ग्रुप होता था उनकी ये कोशिश होती थी कि जो उस कंट्री की डिक्टेटरशिप है उसको बचा के रखा जाए। यानी उस कंट्री में वो कॉन्जर्वेटिव ग्रुप ऑफ पीपल चाहते थे कि अभी भी डिक्टेटरशिप को ही कंटिन्यू करा जाए इंस्टेड ऑफ टेकिंग डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे कि मतलब डिक्टेटरशिप को ही कंटिन्यू करा जाए, कभी भी वो लोग डेमोक्रेसी या रिपब्लिक गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करें। हैड रिसेंटली कम इन टू बी, डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया। इन डेमोक्रेसी जो था वो एकदम नया और एक अच्छा आइडिया था, विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज़ ऑफ इंटरवॉर पीरियड। लेकिन क्योंकि ये इंटरवॉर पीरियड था, इंटरवॉर यानी जो वॉर के बीच का पीरियड था, ये उसमें सर्वाइव नहीं कर पाया, मतलब ये आइडिया वर्क नहीं कर पाया। थैंक यू। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।